नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूएस, इजराइल और ईरान के युद्ध पर। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया में इस समय चिंताएं बढ़ा दी हैं, पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया है। यानी एक ऐसा युद्ध जिसको शायद अमेरिका के द्वारा इस तरीके से शुरू किया गया था कि हम ईरान में तख्ता पलट करेंगे, ईरान में हर स्थिति को अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। हो सकता है ईरान को बहुत कुछ नुकसान हो, ईरान को बर्बाद कर दिया जाए और इजराइल और यूएस की जो ये पूरी एक प्लानिंग थी उसके तहत ईरान को पूरी तरह से नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। ईरान में बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है, वहां के सुप्रीम लीडर हैं और उसके अलावा बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे सैनिक जो है उन सबकी मृत्यु हुई है, आमजन जो है वो भी मारे गए हैं। और उधर इजराइल में और अमेरिकी सैनिक जो है उनकी भी हताहत होने की पूरी जो सूचनाएं हैं वो आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने सोचा था वैसा क्या हो रहा है, यानी बिल्कुल प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। यानी ईरान को जितने हल्के में लिया गया था या जितना अंडर एस्टिमेट किया गया था अमेरिका के द्वारा या इजराइल के द्वारा, वैसा है नहीं। ईरान ने पलटवार बहुत ताकत से किया है और इस तरीके से किया है कि इजराइल और यूएस को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। तो आज के हम सेशन में यही चर्चा करने जा रहे हैं कि ईरान के पास में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ईरान के पास में ऐसी कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी है या इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से ईरान ने इतना बड़ा पलटवार किया है या कर पाने में ईरान सक्षम हुआ है। एक जो यहां पर चर्चा है वो है क्लिस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में इजराइल ये कह रहा है कि ईरान के द्वारा क्लिस्टर मिसाइल्स जो हैं या क्लिस्टर वॉरहेड वाली जो मिसाइल्स हैं उनका उपयोग किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से गलत है। ये क्लिस्टर बॉम्ब जो वॉरहेड वाली जो मिसाइल्स हैं या क्लिस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से अमेरिका का पैट्रियट जो एयर डिफेंस सिस्टम है, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, और इधर इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जो कि दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, इन तीनों को ही यहाँ पर इस तकनीक ने छोटा साबित कर दिया है। यानी इस तकनीक के माध्यम से ईरान इन देशों पर, इन दोनों ही देशों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम हुआ है। तो आज हम सबसे पहले तो ये भी समझेंगे कि ये क्लिस्टर बॉम्ब क्या होते हैं, क्लिस्टर मिसाइल्स क्या होती हैं, इनका कैसे उपयोग किया जाता है। और मजेदार बात यह है कि ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर ये आई कहां से? क्या कहीं पर्दे के पीछे रसिया और चाइना पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं या उत्तर कोरिया जैसा देश सपोर्ट कर रहा है? एक ये भी आपको यहां पर बताने का प्रयास करेंगे। दूसरी एक और बात, ईरान का एक बहुत ही छोटा सा ड्रोन सिस्टम है जिसका नाम है शाहेद। शाहेद थर्ड के नाम से एक ड्रोन है, शाहेद ड्रोन जिसकी एक सीरीज है। उस ड्रोन के माध्यम से, वो मात्र 20 लाख के आसपास का ड्रोन है, 20 लाख में बन जाता है, लेकिन उस ड्रोन ने पूरे खाड़ी देशों में और इजराइल को, अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस ड्रोन के माध्यम से ईरान के द्वारा हाल ही में अमेरिका के एक ऐसे रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया गया या उसको क्षति पहुंचा दी गई जो लगभग 9,000 करोड़ के आसपास का था, 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। यानी 1.1 बिलियन डॉलर का एक ऐसा रडार सिस्टम जो अचूक माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 5,000 किलोमीटर की दूरी से वो दुश्मन को पहचान लेता है, उसको भी यहाँ पर नष्ट किया गया है। तो ये कैसे संभव हुआ, इन सभी पॉइंट्स के यहाँ पर आपको आज हम इन सभी प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, तकनीकी रूप से इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा देखिए, युद्ध जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें ये पक्की बात है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर बहुत ताकतवर देश हैं और अरब कंट्रीज जो हैं वो भी उनके साथ में थे। लेकिन ईरान पहली दफा ऐसा लग रहा था कि अकेला पड़ गया है, लेकिन ये कंफर्म है कि कहीं ना कहीं बैकअप में रूस और चाइना की तरफ से ईरान को काफी मदद मिल रही है, नहीं तो ईरान इतना रिटेलिएशन नहीं कर पाता और ये तैयारी पहले से की गई थी। ये भी बात यहाँ पर साबित हो रही है। तो आने वाले समय में हो सकता है इजराइल और यूएस जीत जाएं और ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान ने इनको जवाब ना दिया हो या फिर यूएस और इजराइल इसे आसानी से भूल जाएं। ईरान ने भी बहुत हद तक इनको नुकसान पहुंचाया है और बहुत हद तक इस लड़ाई को अच्छे तरीके से लड़ा है। तो चलिए कहानी यहां पर हम स्टार्ट करते हैं
और गल्फ कंट्रीज जो हैं वो कंप्लेंट करने पर आ गए हैं, यानी शिकायतें चालू हो गई हैं। किससे? अमेरिका से। अमेरिका को ये कंप्लेंट की गई है गल्फ एलाइज के द्वारा कि आपने हमें, सबसे पहली बात तो ये था कि इस युद्ध के बारे में ईरान किस हद तक यहाँ पर हमें ईरान पर किस हद तक हमला किया जाएगा और ईरान इसका क्या जवाब दे सकता है, इसके बारे में आपने हमें नोटिफाई नहीं किया था। गल्फ कंट्रीज कहने की कोशिश ये कर रही हैं कि हमें पहले बताया नहीं गया था इस युद्ध के बारे में कि ये कितने बड़े स्तर पर होगा, किस स्केल पर होगा, और इजराइल के कहने पर अमेरिका ने ये युद्ध किया है। ये गल्फ कंट्रीज की तरफ से न्यूज है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए खबर क्या है। ईरान क्लिस्टर बॉम्ब, सबसे ज्यादा इस समय चर्चा है क्लिस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी, और एक ड्रोन है साहिब। तो इनके बारे में भाई पूरी बात समझेंगे। यहां पर देखिए ध्यान से। ईरान क्लिस्टर बॉम्ब, द वेपन दैट स्प्लिट इन द स्काई एंड रेन्स एक्सप्लोजिव ओवर ईरान इजराइल वॉर। इजराइल क्लेम ईरान यूजिंग क्लिस्टर बॉम्ब मिसाइल्स। यहां पर इजराइल के द्वारा यह क्लेम किया जा रहा है। क्लिस्टर बॉम्ब, द कंट्रोवर्शियल वेपन इजराइल क्लेम तेहरान यूज्ड इन ईरान यूएस वॉर। यानी यहां पर इजराइल ये कह रहा है कि ये कंट्रोवर्शियल वेपन है, क्लिस्टर बॉम्ब जो हैं, और उनका उपयोग ईरान के द्वारा हम पर किया गया है इस युद्ध में। ठीक है। और देखिए आप किसी भी यहां पर आप न्यूज को देखें, ईरान यूजिंग क्लिस्टर बॉम्ब वॉरहेड इन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जिनको अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से प्रतिबंधित किया गया है क्लिस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी को, उसके बारे में यहां कहा गया है कि ये इसका यूज कर रहे हैं। ईरान के इस हथियार के सामने थर थर कांप रहा इजराइल, हर तरफ बरसा रहा आग, आयरन डोम की निकाल दी हवा। यहां पर देखिए आयरन डोम भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है क्लिस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अच्छा, दूसरी तरफ एक बड़ी चर्चा है जिस पर हम बात करेंगे कि $20,000 का एक ड्रोन है, साहिद ड्रोन, और इसने 1.1 बिलियन यानी लगभग 9,000 करोड़ के आसपास की इसकी कीमत है, और उस रडार सिस्टम को जो कि अमेरिका का है उसे नष्ट कर दिया है इस ड्रोन के माध्यम से। तो ये भी बहुत बड़ी खबर है कि भाई ऐसे कैसे संभव हुआ। दूसरी तरफ देखिए, गल्फ एलाइज कंप्लेन यूएस डिडंट नोटिफाई देम ऑफ ईरान अटैक एंड इग्नोर देयर वार्निंग सोर्स से। यानी गल्फ कंट्री जो मैं बता रहा था शिकायत कर रही हैं कि आपने हमें बताया नहीं था। अब दोस्तों यहां पर देखो, चीजों को एक एक करके समझते हैं। आप सभी को पता है कि ये एक छोटा सा देश इजराइल, और इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया ईरान पर। उद्देश्य ये था, प्राइमरी जो एम बताया गया कि भाई ईरान जो है अपना परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल नजदीक है, यानी न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको ईरान प्राप्त करना चाह रहा है, और वो ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। 1 साल पहले भी हमला इसी के आधार पर किया गया था, और अब भी इसी के आधार पर किया गया था। अमेरिका का यहाँ पर एक और ज्यादा इंटरेस्ट ये था कि हम वहां सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। जो खामेनेई हैं वो एक तानाशाही हैं, और उस तानाशाही को हम बदल कर वहां पर एक प्रजातंत्र लाना चाहते हैं, या फिर एक ऐसी सत्ता लाना चाहते हैं जो जनता का ख्याल करे। तो ईरान यहाँ पर कुल मिलाकर अमेरिका जो है पूरी दुनिया की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ रहा है। यानी अमेरिका को ये जिम्मेदारी ली है अमेरिका ने कि हम कहीं पर भी कोई अत्याचार नहीं होने देंगे। तो अत्याचार को रोकने के लिए ईरान पर हमला किया गया अमेरिका के द्वारा। ठीक है साहब। अब ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है, लेकिन ये जो चीजें हैं वो अमेरिका को किस तरीके से रिवर्स में क्या देने वाली है शायद अमेरिका ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि ये एक्चुअल में हुआ ये कि ये जो घटना है, ये घटना देखिए हो सकता है कि सुप्रीम लीडर ईरान के तानाशाही हो, और बहुत सी ऐसी उनके बारे में सूचनाएं भी हैं कि उन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए हैं, बहुत लोगों को मारा भी है, बहुत कुछ उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सिस्टम शुरू किया है। इस्लामिक जो रिवॉल्यूशन हुआ 1979 का, उसके बाद वहां का सारा कानून ही बदल दिया ईरान का। लेकिन ये ईरान का एक हम कह सकते हैं इंटरनल मामला था, आंतरिक मामला था। उसमें अमेरिका ने यहाँ पर पैर रखा। अगर आप केवल इस आधार पर यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे कि आप उसको परमाणु हथियार बनाने से रोक रहे हैं अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से, फिर भी समझ में बात आती है। लेकिन आप एक ऐसा युद्ध लड़ते हैं और उस युद्ध में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि आप एक स्कूल पर भी मिसाइल डाल देते हैं, और एक स्कूल में सैकड़ों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो कुछ ऐसी घटनाएं हुई, इन्होंने ईरान के फेवर में एक तरीके से बातों को आगे बढ़ाया, और इसको एक धार्मिक रंग दे दिया गया। पूरी दुनिया के जितने भी
मुस्लिम कंट्रीज के जो देश हैं उनमें जहां जहां मुस्लिम्स रह रहे हैं वहां से इनका फेवर आना शुरू हुआ, जैसे कि भारत में भी आप देख सकते हैं। हालांकि देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर डिबेट हो सकती है, बहुत सारी चीजों पर हम उस पर नहीं जाएंगे, हम टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ईरान को यहां पर फेवर मिला। लेकिन ईरान ने किया क्या? ईरान ने ये किया कि ईरान ने जितने भी देश थे जिनमें अमेरिका के एयरबेस बने हुए थे उन सब पर ईरान ने अटैक कर दिया, उन सब पर अटैक किया। और ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज सभी ईरान के खिलाफ खड़ी, पहले भी खड़ी हुई थी और ज्यादा खड़ी हो गई। हालांकि आज ईरान ने माफी मांगी है, ईरान ने कहा है कि हमारे पड़ोसी देशों पर हमला करना हमारी गलती थी। तो ईरान ने इस पर माफी मांगी है। हो सकता है अब युद्ध को नई दिशा में ये बदलने की कोशिश कर रहे हो। और उसका एक कारण ये भी है कि गल्फ कंट्री जो है वो अमेरिका से खफा है, अमेरिका को बार बार कह रही है कि आपने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया, आपने हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब आप पूरी जिम्मेदारी कहां पर निभा रहे हैं? इजराइल पर, और अपने एयरबेस या फिर अपने यहाँ पर पर्शियन गल्फ या आसपास जहां भी आपके जो युद्धपोत हैं उनको बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी जो सुरक्षा है उसको आपने प्रॉपर तरीके से नहीं निभाया है। तो ये बात कहीं ना कहीं ईरान को भी समझ में आ रही है, और इसलिए ये जो गल्फ कंट्रीज हैं जितनी भी, इन सबसे माफी मांगी गई है ईरान की तरफ से। अब देखो यहां पर आगे चलते हैं हम सबसे पहले समझते हैं क्लस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी। हमारे सेशन का उद्देश्य यही है। ये आप देख रहे हैं एक मिसाइल है, मिसाइल, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता है इस तरीके से चलती है, जैसे कि मान लो यहां से मिसाइल को लॉन्च किया गया और ये कोई टारगेट है, तो ये मिसाइल एक फिक्स्ड पाथ पर इस तरीके से जाकर अटैक करती है। ऐसे टॉप अटैक मोड होता है ये, और इस तरीके से अटैक किया जाता है पैराबोलिक पाथ पर जाकर, ठीक है। लेकिन जो मिसाइल जाती हैं उन मिसाइलों में एक वॉरहेड होता है, मतलब एक एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है, और वो जाकर यहाँ पर मिसाइल जब टकराती है तो वो फट जाता है और ये आसपास का क्षेत्र पूरा तहस नहस हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप समझिए कि अमेरिका के द्वारा अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है जगह जगह पर, और फिर सबसे बेहतरीन जो इसके पास में है वो है रडार सिस्टम। रडार सिस्टम जो है, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जो है, वो 5000 किलोमीटर की दूरी से ही मिसाइल के बारे में बता सकता है। तो इतनी सारी सुरक्षाएं कर रखी हैं। दूसरी तरफ इजराइल का 3 लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम है, 3 लेयर एयर डिफेंस प्रोटेक्शन सिस्टम है। अब वहां ये मिसाइल कैसे काम करेगी? तो इस मिसाइल को डिटेक्ट करके हवा में नष्ट किया जा सकता था, लेकिन अमेरिका यहां पर ईरान ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी यहां पर यूज की है। क्या यूज की है? इस मिसाइल के अंदर आप देख रहे होंगे ये बहुत सारे छोटे छोटे एक्सप्लोजिव मटेरियल्स के लॉन्चर हैं। इनको कहते हैं क्लस्टर बॉम्ब। क्लस्टर का मतलब एक झुंड है, बहुत सारे हैं, और एक ये बॉम्ब जो है एक साथ रखे गए हैं। और इसके अलावा एक मेन वॉरहेड भी इसके अंदर होता है। एक तो मुख्य युद्धास्त्र होता है, उसके अलावा छोटे छोटे सैकड़ों बॉम्ब होते हैं। अब ये मिसाइल जब यहां से जाएगी तो ये अकेली नहीं जा रही है, बहुत सारे क्लस्टर बॉम्ब लेकर जा रही है, बहुत सारे बॉम्ब लेकर जा रही है। एक बॉम्ब जो है उसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल भरा हुआ है लगभग 2.5 केजी, 2.5 केजी के आसपास। कैसे काम करेगा ये समझिए। इस मिसाइल को वैसे ही लॉन्च किया जाएगा जैसे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती हैं। यहां से मान लीजिए लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद ये हवा में बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। तो आगे चलकर जब ये अपने जो पाथ है उसको कवर कर रही होती है, तो जब जैसे ही टारगेट के आसपास पहुंचती है तो रास्ते में अब इसका ये जो कवर है वो खुल जाता है। कवर आपको दिख रहा है, ये कवर खुल गया, और इसके जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, बहुत सारे जो बॉम्ब हैं छोटे छोटे, वो बॉम्ब जो है इसमें से बाहर निकलना शुरू होते हैं और वो अलग अलग डायरेक्शन में इस तरीके से फैल जाते हैं, और ये बहुत सारे हैं, सैकड़ों हैं। इसके अलावा मेन वॉरहेड जो है इसका, वो जाकर टकराएगा। तो अब ये मिसाइल जब टारगेट से जाकर टकराती है तो इसका मेन वॉरहेड तो टकराता ही है, साथ में ये बहुत सारे जो क्लस्टर्स हैं, ये बहुत सारे क्लस्टर बॉम्ब हैं, ये भी इन ठिकानों पर निशाना लगाते हैं। और लगभग जैसे कि ये हम ईरान की बात करें, ईरान के पास में जो मिसाइल्स हैं, उन मिसाइल्स में जो क्लस्टर बॉम्ब भेजे जाते हैं वो लगभग कहा जाता है 8 किलोमीटर के क्षेत्र में, 8 किलोमीटर के क्षेत्र में जाकर फैलते हैं। और अब सोचिए आप कि जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है या थार्ड है या आयरन डोम है, वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि जो मेन मिसाइल्स है या मेन वॉरहेड है उसको तो पहचान सकते हैं, बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं,
उनको नष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे बॉम्ब जो हैं वो भी सैकड़ों की संख्या में अलग अलग डायरेक्शन में फैल रहे हैं, तो उनमें वहां एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाते हैं। हर एयर डिफेंस सिस्टम की एक कोई ना कोई लिमिट होती है कि कितने टारगेट्स को एक साथ पहचान सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, उनको नष्ट करने की क्षमता। हर एक एयर डिफेंस सिस्टम की कोई ना कोई लिमिट है। अब उस लिमिट को आपने क्रॉस कर दिया और बहुत सारे एक तरीके से अटैक एक साथ हुए हैं। तो और वो किसके द्वारा हुए हैं? इस बॉम्ब्स के द्वारा, जिनमें एक्सप्लोजिव भरा हुआ है 2.5 kg के आसपास का। अब वो जहां जहां गिरेंगे ये वहां क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहां आप देखिए कि ईरान के पास में जो मिसाइल्स हैं उनमें 20 से 100 तक छोटे बॉम्ब भरकर भेजे जाते हैं। अब ये आयरन डोम वगैरह जो है मेन वॉरहेड को तो पहचान लेंगे और उसको हवा में इंटरसेप्ट करके नष्ट भी कर देंगे, लेकिन जो छोटे छोटे वॉरहेड है उनको नहीं पहचान पा रहे। थाड़ भी नहीं पहचान पा रहा, पैट्रियट नहीं पहचान पा रहा, और इस तरीके से ये बहुत बड़े क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने में संभव हो गए। इनके अलावा इनमें से बहुत सारे अनफ्यूज्ड भी रह जाते हैं जो नहीं चले। अब ये क्या करते हैं? ये अनफ्यूज्ड जो हैं, ये अनफ्यूज्ड बॉम्ब जिनको डट्स कह रहे हैं हम, ये फिर माइंस, जैसे वो माइंस बिछाते हैं ना, अंडरग्राउंड माइंस होती हैं, उनकी तरह काम करते हैं। जैसे इन पर कोई वजन पड़ेगा तो ये फट जाएगा और फिर वापस से नुकसान पहुंचाएगा। तो यहां आप देखिए कि ईरान के पास में 2 मिसाइल हैं, कोहराम साहर 4 और एक है साहेब थर्ड। इन दोनों ही बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्लिस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमला किया गया है इजराइल पर, और इजराइल ने इसकी शिकायत की है कि ये इंटरनेशनल लॉ के अनुसार नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो तकनीक है, ये जो चैलेंज है, ये इजराइल के सामने ईरान ने पैदा कैसे किया? क्योंकि ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। ईरान और अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कहा कि 3000 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ईरान के पास। अब सोचिए, इनमें से 300 की बात हो रही है कि 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल ने नष्ट कर दी हैं, लेकिन अभी कितनी बाकी हैं? 3000 में से। तो अगर ईरान इनसे ताबड़तोड़ हमला करता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। दूसरी बात, ये तकनीक क्लिस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी कहां से आई? तो इसमें सीधी सी बात है कि यहां ईरान तो इसे बनाने में सक्षम नहीं था, क्योंकि 1 साल पहले जब इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, तब क्लिस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी का उपयोग ईरान की तरफ से नहीं किया गया था। तो जब 1 साल पहले नहीं थी तो 1 साल में क्या इन्होंने डेवलप कर ली? स्वतः डेवलप करने में 1 साल बहुत कम समय है। तो फिर ये टेक्नोलॉजी कहां से दी गई? मोस्ट प्रोबेबली रसिया की तरफ से, या तो रसिया या चाइना या उत्तर कोरिया। लेकिन रसिया के बारे में इसलिए ज्यादा एक संकेत जा रहा है कि रसिया को जब यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें ईरान ने यहां पर बहुत मदद की है। लगभग 18,000 यूनिट, एक इनका जो ड्रोन है जिसको हम कहते हैं शाहिद ड्रोन, वो यहां पर ईरान की तरफ से भेजे गए थे रसिया को। तो रसिया ने अब रिवर्स में यहां पर इनको ग्रेटफुल, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई इसका जवाब, इनको एक अच्छा रेस्पॉन्स दिया है और यहां पर मदद की है क्लिस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी को देकर, क्योंकि इनके पास में ये तकनीक मौजूद है। दूसरी खबर पर आते हैं। ईरान ने फोड़ दी अमेरिका की आसमानी आंख। देखिए, आई इन स्काई के नाम से जाना जाता है एक रडार सिस्टम जो अमेरिका की, यानी आसमान में आंख जिसको कहते हैं, मतलब वो हर तरह से नजर रखता है, हर डायरेक्शन में बहुत दूर तक नजर रखता है, उसको ईरान ने यहां पर नष्ट कर दिया है। अमेरिकी कंपनी है एक रैथियोन। इस रैथियोन के द्वारा एक रडार सिस्टम बनाया जाता है AN/FPS 132। ये रडार सिस्टम जो है वो लगभग 1.1 अरब डॉलर का है, 1.1 अरब डॉलर का। इससे यहां नुकसान पहुंचा दिया गया है और दावा यह है कि अगर इसे वापस से बनाया गया तो चाहे लॉकहीड मार्टिन बनाए, चाहे ये कंपनी बनाए, कम से कम 2 से 5 साल का समय इसमें लग सकता है। तो अब 2 से 5 साल का समय लगेगा, तो वर्तमान में इस रडार का जो काम था वो कौन करेगा? इस रडार का काम था 5000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन पर नजर रखना, टारगेट को पहचानना। इस रडार सिस्टम को आप देख सकते हैं, ये कोई छोटा मोटा सेटअप नहीं था, एक बहुत बड़ा, एक इस तरीके से बिल्डिंग की तरह स्ट्रक्चर है और इसे बहुत बड़े क्षेत्र में लगाया गया था। और कहां पर लगाया गया? कतर से ईरान पर या आसपास के क्षेत्र में नजर रखने के लिए और थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को सिग्नल देने के लिए इस रडार सिस्टम को लगाया गया था। लेकिन अब ये रडार सिस्टम जो है नष्ट हो चुका है। देखिए, कतर के अल उदैद एयरबेस, ये कतर है, छोटा सा देश,
और इस कतर में यहाँ पर इसको तैनात किया गया। ये ईरान है सामने, ताकि ईरान पर नजर रखी जा सके। कितनी दूरी तक? 5000 किलोमीटर तक। ये AN/FPS 132 UEWR, मतलब ये अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है। अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, बहुत पहले से सूचनाएं देने में सक्षम है, क्योंकि ये इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। अब ये 9000 करोड़ रुपए की लगभग लागत से बना। कीमत कितनी है? रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर, यहां देखिए कतर है। अब ईरान की बात करें तो 5000 किलोमीटर पूरा भी नहीं है, तो यहां आसानी से इसे पहचाना जा सकता है। कोई भी मिसाइल कहीं से लॉन्च होती है, उनको डिटेक्ट किया जा सकता था और उनके बारे में फिर थर्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को सूचना दी जा सकती थी। ये जो रडार सिस्टम है, ये फेज्ड एरे टेक्निक पर काम करता है। फेज्ड एरे का मतलब एक ऐसी टेक्निक जिसमें रेडिएशंस को बहुत सारी डायरेक्शन में भेजा जाता है, ताकि अलग अलग डायरेक्शन में कितने भी टारगेट्स हो, उनसे टकराकर रेडिएशन वापस आएंगी रिफ्लेक्ट होकर, और उन्हें पहचाना जा सकता है। उनकी दूरी, दिशा, सब कुछ पता लग जाती है। तो इसलिए इसको विशालकाय जो संरचना वाले इस रडार सिस्टम को लगाया गया था। लेकिन यहां हुआ क्या, इसको नष्ट कैसे किया गया वो समझिए। ईरान का जो ड्रोन है शाहिद ड्रोन, इस ड्रोन की एक खास बात है, ये बहुत छोटा सा ड्रोन है, एक्सप्लोजिव मटेरियल लेकर चलता है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि ये जमीन जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सतह से मात्र 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। अब ये जो रडार सिस्टम वगैरह लगाए गए हैं, इनकी हाइट ही बहुत ऊंची होती है। इनके रेडिएशंस निकालने की जो क्षमता है वो हवा में है। तो कहने का मतलब ये बड़े किसी भी टारगेट को आसानी से पहचान सकते हैं, मिसाइल को पहचान सकते हैं। लेकिन जो जमीन की सतह के पास उड़ान भर के जो चीजें आ रही हैं, वहां तक इनकी रेडिएशन पहुंचती नहीं है। तो शाहिद जो ड्रोन है, वो आसानी से इसके पास पहुंच गया और इससे जाकर टकरा गया। और आप देख सकते हैं इसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये यहाँ पर सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं, ये पहले था और ये यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। हालांकि अमेरिका ने यह कहा है कि नष्ट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, हम उसकी मरम्मत कर रहे हैं। लेकिन ईरान का दावा यह है कि ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और सैटेलाइट इमेज भी यही बता रही है कि इसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने ईरान के हमले के बारे में बात की। देखिए, ईरान अपनी जगह कहाँ सही है, क्या गलत है, ये एक अलग मैटर है। अमेरिका, इजराइल कहाँ पर सही है, कहाँ गलत है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन टेक्नोलॉजिकली जो युद्ध लड़ा जा रहा है, उसमें कौन सा देश भारी पड़ रहा है और कौन सा देश अब भारी पड़ेगा आगे। अमेरिका के पास में लेटेस्ट वेपन्स हैं, अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है, उसके पास में बहुत सारे वेपन्स इस तरीके के हैं कि वो चाहे तो ईरान को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। और भविष्य में ये डिसीजन लिए भी जाएंगे और ज्यादा ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल की जो सिचुएशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ईरान कहीं कम दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये अमेरिका ने आज दावा किया है कि 86% हमले ईरान की तरफ से कम हुए हैं। यानी अब ईरान की जो हिम्मत है वो जवाब दे रही है। लेकिन कब तक, ये चीजें बताएंगी। उधर ईरान ये कह रहा है कि हम तैयार हैं, हर तरह से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, जमीनी युद्ध के लिए भी सेना भेज रहे हो तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो युद्ध किस करवट आगे बढ़ेगा, ये भविष्य में आपको अपडेट करते हुए बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिए और भारत को मजबूत बनाएं, ताकि भारत ऐसी कभी भी कोई सिचुएशन आए तो हम कभी पीछे ना हटें। हालांकि भारत ने हर तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो किसी भी तरीके से हम अपने को कभी कम नहीं आंकें और भारत को ऐसा कोई कदम हमें नहीं उठाना है कि भारत कहीं भी कमजोर दिखाई दे। तो जो भी जितने भी मैटर भारत में चल रहे हैं, उन सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से गुजारिश है कि भारत के खिलाफ अगर आप किस तरीके से भी कोई भी कदम उठाएंगे तो ये आपकी ही कमजोरी है। आप अपने देश को कमजोर करेंगे तो आपको खुद को ही इससे नुकसान होने वाला है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन खबर के साथ, तकनीकी विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।